डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक्चुअली है क्या चीज़। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस के बारे में जानते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितनी मिकदार में मौजूद है। जैसे नियोन की मैं एग्जांपल देता हूँ। नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियोन 20, नियोन 21 और 22। हर आइसोटोप की डिफरेंट अबंडेंस जो है वो मौजूद है। जैसे नियोन 20 जो है वो 90.92 है, इसी तरह से 21 जो है वो 0.26% है और 22 वो है 8.82%। तो आज हम ये जानेंगे कि ये जो रिलेटिव अबंडेंसेस हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स की, ये कैसे मालूम की जाती हैं। इसके लिए जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है वो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इस टेक्निक की तफसील जानते हैं। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू फाइंड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, and for this purpose we use an instrument that is called mass spectrometer। इसके फिर प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू इसका भी बता देता हूँ। प्रोसीजर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने जिस सैंपल का रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना हो, जिन आइसोटोप्स के हमें सेपरेशन मतलूब हो, उनको हम पहले वोलेटिलाइज करते हैं, देन हम उनको आयोनाइज करते हैं, उसके बाद हम उनको एक्सिलरेट करते हैं एक इलेक्ट्रिक ग्रिड की मदद से या इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। देन मोनोक्रोमेटर हम यूज़ करते हैं एक सिंगल बीम क्रिएट करने के लिए। फिर हम उसको डिफ्लेक्ट करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके। देन वी विल फॉल these separated beams of isotope on electrometer, which is also called as ion collector, and then we will feed this these beams of isotopes toward an amplifier, और वहाँ से हमें एक रीड आउट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो ये मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट उसमें हमें ये फैसिलिटी भी दस्तयाब होती है। ये तो इसका प्रिंसिपल है इस टेक्निक का, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी फिर टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। 2 टाइप्स हैं, एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है और डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। एस्टन्स जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द मैस ऑफ द आइसोटोप्स, और जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें हम वो सैंपल लेते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उनकी जो प्रोसेसिंग है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं। तो ये इसकी 2 टाइप्स थी। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ गैस इनलेट। यहाँ से हम सैंपल को ऐड करेंगे। अगर तो सैंपल गैस की फॉर्म में है तो वेरी गुड, अगर वो गैसियस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको वोलेटिलाइज करेंगे या इसको वेपोराइज करेंगे उस सैंपल को। मकसद ये होता है कि अगर हमारा मिक्सचर जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में है तो जब हम उसको वेपोराइज करेंगे या उसको वोलेटिलाइज करेंगे तो एटम्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, इंडिविजुअल एटम्स हो जाएंगे, उनकी आयोनाइजेशन आसान हो जाती है इंडिविजुअल एटम्स की। तो यहाँ पे हम उसको वोलेटिलाइज करेंगे, देन यहाँ से हम गैस इनलेट्स यहाँ सैंपल ऐड करेंगे आगे। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। ये वाला जो हिस्सा है ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। आयोनाइजेशन चैम्बर यहाँ पे क्या होता है कि वो जो गैसियस सैंपल आपने इंसर्ट कर दी है इसमें, उसके हम आयोनाइजेशन करवाते हैं। और ये आयोनाइजेशन कैसे होगी आप यहाँ पे गौर करें। ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये मैंने कैथोड इधर लिखा हुआ है। यहाँ से कैथोड रेज जनरेट हो रही हैं जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ से कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ मूव कर रहे हैं, ये ब्लू लाइन्स से मैंने जाहिर किया है। जो हमारा गैसियस सैंपल है जब वो यहाँ से गुजर रहा होगा तो ये जो कैथोड रेज हैं ये उन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करेंगे। सपोज़ मैंने नियोन का सैंपल इधर डाला है तो ये नियोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूँकि नियोन एक मोनोटॉमिक गैस है तो उसके एटम्स के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हिट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन नियोन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे।
आयोनाइजेशन हो जाएगी, केटाइंस प्रोड्यूस होंगे। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ये सपोज नियोन का एटम है आपको पता है नियोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जी, यहाँ से यूँ आ रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन आकर जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इसको भी यहाँ से इजेक्ट कर देगा, ये नियोन, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो ये हो जाएगा जी नियोन +1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये अलग हो गया। अब यही काम इधर हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो नियोन के सैंपल से हिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में नियोन आइंस, केटाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो केटाइंस हैं, अब इस सैंपल में हमें ये भी पता है कि ये नियोन के आइसोटोप्स इसमें सारे मौजूद हैं, सैंपल के अंदर सारे आइसोटोप मौजूद होते हैं। नियोन 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है। मैस तो सभी की डिफरेंट है, चूँकि आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मैस उनकी डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट मैस वाले जो एटम्स थे अब वो चेंज हो चुके हैं आयंस में, हर एक के ऊपर चार्ज भी आ चुका है। तो उस चार्ज की वजह से अब ये आगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की हुई है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पे ये आपको ग्रिड नज़र आ रहा है, जाली नज़र आ रही, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। और यहाँ पे इसमें पोर्स हैं, होल्स हैं, जाली है, मैश है ये, इसमें से वो जो केटाइंस हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे आगे, इन ड्यू टू इनर्शिया वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं बल्कि वो आगे मूव कर जाएंगे। आगे हमने जो है वो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लगाया हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज मैंने ऊपर मेंशन की हुई है कि इसकी जो वोल्टेज है वो 500 से लेके 2000 वोल्ट तक है। और आपको एक इधर वैक्यूम पंप भी नज़र आ रहा होगा। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले यहाँ से वैक्यूम पंप चला के जो हवा है वो निकाली गई है। इसका प्रेशर हमने एक मिनिमम लेवल पे सेट किया 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ टॉर तक। इतना कम प्रेशर हमने क्यों रखा है? ताकि जो इसके अंदर हवा है वो रुकावट ना बन सके इन आयंस के मूवमेंट में। तो अब ये जो केटाइंस हैं वो यहाँ से पास करेंगे, आगे यहाँ से गुजरेंगे मोनोक्रोमेटर में से। मोनोक्रोमेटर हमने इसलिए लगाया है ताकि एक यूनिफॉर्म बीम जो है वो आगे जाए। और आगे फिर जो है ये जो मैग्नेट हमारे पास लगे हुए हैं, ये मैग्नेट इनको सेपरेट कर सकें डिपेंडिंग अपॉन मैस ओवर चार्ज रेशो। यहाँ पे जो सेपरेशन होनी है वो होनी है m/e की बुनियाद पे सेपरेशन होगी, मैस ओवर चार्ज रेशो की बुनियाद पे। बात यह है कि जिसका मैस जितना ज़्यादा होगा वो उतना दूर जाकर बेंड होगा। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि मेरे हाथ में 3 चीज़ें हैं। मेरे हाथ में पत्थर है, एक कागज़ का टुकड़ा है और एक जो है वो मेरे हाथ में राइस का दाना कह लें, चावल का एक दाना कह लें। मैं उन तीनों चीज़ों को अगर फेंकूं तो यकीनन जो पत्थर है जिसका मैस ज़्यादा वो ज़्यादा दूर जाएगा, देन जो है वो चावल जाएगा और सबसे जो करीब गिरेगा मेरे वो रुई का टुकड़ा होगा। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिसका मैस ज़्यादा होता है वो उतना ही दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे जो 22 मैस वाला आइसोटोप है वो उतना दूर से डिफ्लेक्ट होगा। इसका आप कह लें कि उतना जो रेडियस है वो उतना बड़ा हो जाएगा। जो 21 वाला है उसका रेडियस छोटा, 20 वाले का रेडियस उससे छोटा, ये रेडियस है। तो ये रेडियस जो है वो आगे मैटर करता है इस सारे सेपरेशन के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी अप्लाई की हुई है E। हमने इधर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये 2 मैग्नेट जो हैं वो हार्शो मैग्नेट अब लगाए हुए हैं H, और यहाँ पे रेडियस जो है इनका वो R आ गया। तो ये जो m/e वैल्यू है ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, h²r/2। ये फार्मूले से जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो जी आगे हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर क्या करता है? आयन कलेक्टर के ऊपर ये आयन्स फॉल करते हैं। अब उनकी सेपरेशन तो हो चुकी है, मैस ओवर चार्ज रेशो की बुनियाद पर उनकी सेपरेशन हो चुकी है। अब वो अलग अलग जो यहाँ से बीम्स आ रही हैं वो इसके ऊपर फॉल करेंगे और ये जो आयन कलेक्टर है ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करंट जो है वो जनरेट कर देगा। इसको हम इलेक्ट्रोमीटर भी कह लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन में आ जाता है।
ये मामला जो है ये हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। वेपोराइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, देन हमने आयोनाइजेशन डिस्कस की। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन के लिए हमने प्लेट लगाई हुई थी, मैश लगाई हुई थी। देन आगे हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए आ गया, ये मैग्नेट लगे हुए हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर आ गया, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इलेक्ट्रोमीटर तक। अब इसमें एक एडिशन है, वो ये है कि अगर हम कार्बन 12 को यहाँ पे यूज़ कर लें तो हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं, हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा इसमें पोर्शन आ गया। देन हमारे पास फिर आ जाता है मैस, मॉडर्न जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर में ये होता है कि हम एक्स एक्सिस पे एब्सीसा जिसको हम कहते हैं, उसमें हम मैस ओवर चार्ज वैल्यू इसकी ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ले लेते हैं। तो ये हम डाटा जो है इसको प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे इसके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो ये है कि जो 20 मैस वाला आइसोटोप था उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस थी वो 90.92 थी, 21 वाले की 0.26 थी और 22 मैस वाले की जो रिलेटिव अबंडेंस थी वो 8.82% जो है वो इसकी आ गई। तो ये मॉडर्न जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं उनमें अब ये भी होता है कि ये प्रिंटर साथ लगा होता है, साथ में कंप्यूटर होता है, तो ये चीज़ें वहाँ पे शो भी हो रही होती हैं, ये प्रिंट आउट भी हमारे पास आ जाता है। यानी ये आप कह लें कि ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट अब हमारे पास आ गए। इवन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे पास इसमें और लेटेस्ट वर्जन हाइफिनेशन हम कर लेते हैं, GCMS है ये, खैर आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आखिर में कुछ सेपरेशन टेक्निक्स भी हैं, जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, थर्मल डिफ्यूजन है, लेज़र सेपरेशन है, थर्मल सेपरेशन है। ये वो टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम फर्दर जो है वो सेपरेशंस भी मिक्सचर की कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपके लिए ये